Hello, students. Welcome back to the Lawman. I am Siddharth Chaurasia. I am going to teach you the Article 14 of the Indian Constitution. Article 14, that is the right to equality, means समानता का अधिकार. तो हम देखते हैं ये समानता का अधिकार क्या होता है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को रीड करते हैं. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. तो यहाँ पर स्टेट किसी को भी दो चीज़ें नहीं डिनाई कर सकता है. एक तो है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. तो हमारा जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो इसी के इर्द गिर्द घूमेगा. तो हम इन्हीं दोनों पार्ट को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे. तो अब चलते हैं आगे. तो सबसे पहले इक्वालिटी बिफोर द लॉ क्या होता है. तो सबसे पहले इसकी मीनिंग समझेंगे. तो इसकी मीनिंग है absence of any special privilege in favor of any individual. मीन्स स्टेट किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार की स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करेगा. क्योंकि अगर किसी को स्पेशल प्रिविलेज प्रोवाइड करेगा तो वो समानता नहीं रह जाएगी, वो उससे अलग हो जाएगा. तो ये एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है. तो निगेटिव कॉन्सेप्ट क्या होता है. निगेटिव कॉन्सेप्ट वो होता है जहाँ स्टेट अपने आप को कुछ भी करने से अब्सटेन करता है. मीन्स वो कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर वो कुछ करेगा तो ऐसे में समानता बाधित होगी. एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, ये एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश कॉमन लॉ का. मतलब कि इंग्लिश कॉमन लॉ से इसका ओरिजिन हुआ है. आप देखेंगे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, सॉरी यहाँ पर एस मैं भूल गया हूँ, यहाँ एस होगा. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज मीनिंग है सेम लॉ शैल अप्लाई टू ऑल हु आर सिमिलरली सिचुएटेड. मतलब इसका मतलब है लाइक विल बी ट्रीटेड अलाइक. मतलब लाइक को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और अनलाइक विल बी ट्रीटेड अनलाइक. अनलाइक को लाइक की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता है. तो इसलिए हम ज़रूरी है कि जो लोग सोसाइटी में हमसे पीछे छूट गए हैं उनको आगे लाने के लिए स्टेट कुछ स्पेशल प्रोविज़न बना सकता है. जैसे वुमेंस एंड चिल्ड्रंस के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं. इसीलिए ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये है एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब इसका ओरिजिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है. जब देखते हैं आगे, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ के कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं. तो देख लेते हैं कौन कौन से एक्सेप्शन है. तो पहला जो एक्सेप्शन है वो ये है, प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस. ये आर्टिकल 361 के क्लॉज 1 में दिया हुआ है. तो प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल किसी भी कोर्ट में नहीं है अपनी पावर और ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने पे और या एक्सरसाइज करने के लिए. सेकेंड पॉइंट है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस. मतलब कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ इंस्टीट्यूट नहीं हो सकती. लेकिन कब? ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, उसके ऑफिस के टर्म के समय. तो ये आर्टिकल 361 के क्लॉज 2 में दिया गया है. थर्ड देखते हैं, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. ये
आर्टिकल 361 के क्लॉज 3 में दिया हुआ सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकती है प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ। अब देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। नो सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन। किसी भी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के खिलाफ कोई सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। कब? जब वो ट्रू रिपोर्ट कर रहा हो एनी प्रोसीडिंग। किस तरह की प्रोसीडिंग? लोकसभा की, राज्यसभा की। तो ऐसे में उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी। फिफ्थ देखते हैं, रूलर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज दियर एम्बेसडर ईटीसी इंजॉय इम्यूनिटी। और जो फॉरेन कंट्री के रूलर और एम्बेसडर हैं वो भी इंजॉय करते हैं इम्यूनिटी। किस प्रकार की? उनके खिलाफ भी कोई सिविल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती है। सिक्स देखते हैं क्या, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लाइबल रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन और सेड विद इन द हाउस, आर्टिकल 105 एंड 194। अगर वो सांसद या विधायक कुछ भी हाउस के अंदर कहते हैं तो वो उसके लाइबल नहीं होंगे। अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी जो हमने समानता का अधिकार अभी तक समझा, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या इनकी लिमिटेशंस हैं, तो देखते हैं क्या क्या इनकी लिमिटेशंस हैं। एक तो है डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिटेरीनेस। एंटी आर्बिटेरीनेस। तो अब हम इन दोनों को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन प्रोहिबिट करता है क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है। नॉट रीजनेबल, मतलब रीजनेबल क्लासिफिकेशन को ये प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन को कर रहा है। तो हम देखते हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो बुधन चौधरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1955 का ये केस है। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2 कंडीशन बताई थी जो कि इसेंशियल हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन। एक तो इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए, दूसरा जो है एक नेक्सस होना चाहिए बिटवीन द डिफरेंसिया एंड द ऑब्जेक्ट। नेक्सस मीन्स एक रिलेशनशिप होना चाहिए, डिफरेंसिया एंड ऑब्जेक्ट, तभी वो एक लॉ सही लॉ है। तो कभी भी कोर्ट अगर चेक करेगी कि कोई लॉ सही है कि नहीं, तो वो एक नेक्सस देखेगी कि क्या ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ और डिफरेंसिया सेम है या डिफरेंट है। ये अब प्रिंसिपल जो है आर के डालमिया, जस्टिस तेंदुलकर 1958 और इंडिया स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978 में भी दोहराए गए हैं। तो ये बातें दोबारा उन केसेस में भी दोहराई गई हैं। अब देखते हैं आगे, डॉक्ट्राइन ऑफ एंटी आर्बिटेरीनेस। तो इसमें क्या बोला गया है, ये केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु AIR 1974 SC 555। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में इसको लिखते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन करेंगे। तो हम देखते हैं क्या, इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ये एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, जो डायनेमिक मतलब जो बदलता रहता है टाइम टू टाइम, सोसाइटी टू सोसाइटी, ये बदलता रहता है। इसके मैनी एस्पेक्ट और डायमेंशन हैं। इट कैन नॉट बी क्रिप्ड, कैबिन्ड, कन्फाइंड विद इन द ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिनल लिमिट्स। मतलब ये एक ट्रेडिशनल वे के अंदर इसको कन्फाइन नहीं किया जा सकता, इसको बंद नहीं किया जा सकता या पाबंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इक्वालिटी तो सबके लिए सेम है ना। मतलब अब जो है आप सोचो कि हम उसको पाबंद कर लें या उसको एक एक थॉट प्रोसेस में बोले कि यही एक इक्वालिटी की परिभाषा है। इक्वालिटी की डिफरेंट डिफरेंट परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन
एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इक्वालिटी इज अ एंटीथेटिक टू आर्बिटेरीनेस। एंटीथेटिक मतलब अपोजिट है इक्वालिटी और आर्बिटेरीनेस। तो एक जो सभ्य समाज होता है वो इक्वालिटी पे चलता है, सब लोग समान हैं, सबको समान अवसर हैं, जो है हर चीज़ में, वो चाहे जॉब हो या फिर एजुकेशन हो या हेल्थ हो, जो भी सेक्टर्स हैं। लेकिन जो एक असभ्य नहीं कहेंगे बट एक वो समाज जो जहाँ पे मोनार्क है, वो समाज में आर्बिट्रेरीनेस हो गया, मतलब वो मनमाना कर रहा है। तो जैसा कि किंग के टाइम में होता था, कुछ अच्छे भी किंग होते थे बट कुछ ऐसे किंग्स देखे गए हैं। इक्वालिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर सॉन एनिमीज, ये एक दूसरे की दुश्मन हैं। तो आगे देखते हैं, वन बिलोंग टू रूल ऑफ लॉ इन रिपब्लिक। अभी ये यहाँ पे जब वन बिलोंग टू रूल ऑफ लॉ इन रिपब्लिक बोल रहा है तो ये इक्वालिटी की बात कर रहा है। वाइल अदर टू द विम एंड कैप्राइज ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। तो दूसरा जो है ये आर्बिट्रेरीनेस की बात बता रहा है, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्क, विम एंड कैप्राइज मतलब मनमाना पन। तो ये चीज़ें हैं। और सो इन दिस case court led a new dimension of article 14 and it embodies a guarantee against arbitrariness। तो इससे गारंटी भी मिल गई अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। मीन्स आप कोई भी लॉ बनाओगे तो ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेरीनेस मतलब कुछ भी मनमाना बना लिया, कोर्ट जरूर चेक करेगी उसकी उसमें आर्बिट्रेरीनेस ना हो। और पहला हमने देख ही लिया था कि उसमें एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्लास क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि किसी आप क्लास को प्रोहिबिट कर रहे हैं। तो इसलिए क्लास लेजिस्लेशन हमारा संविधान रोकता है, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन को तरजीह देता है। तो आज की क्लास यहीं तक है, तो अब हम रुकते हैं। थैंक यू।